So good evening everybody. I welcome you all to our ongoing lecture series जहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं हमारे पुराने प्रीवियस ईयर्स मेंस के क्वेश्चन. The series is called The Art of Answer Writing. So this is the first lecture. We have come up with something of this kind for the very first time, and for the very first time any of the institute is doing something of this kind. अब प्रॉब्लम क्या होती है यूपीएससी की प्रिपरेशंस में सब लोग तैयारी करवाते हैं ज़्यादातर इंस्टीट्यूट्स फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू कि आपका प्रीलिम्स क्रैक हो जाए, ये सब्जेक्ट्स ज़रूरत है ये. और हमारी भी एक थोड़ी बहुत लॉन्ग रन में अप्रोच ऐसी बन जाती है जहाँ हम लोग फोकस करते हैं कि प्रीलिम्स क्रैक करना है, प्रीलिम्स सेंट्रिक अप्रोच के साथ हम लोग चलते हैं. अब उसमें कोई ख़राबी नहीं है, आप प्रीलिम्स सेंट्रिक अप्रोच के साथ अपना काम करें, बट उसमें प्रॉब्लम ये आती है लॉन्ग रन में कि जब आपका सपोज प्रीलिम्स निकल भी जाता है तो then the time you get, the 3 months time you get for the mains, most of the time you flunk in that mains exam and you are unable to go through the interview process, or you are unable to get the desired job that you are looking for. So the most important thing that you have to remember is you are giving this exam to get a job. You are not giving this exam to get certain kind of degree or certain kind of pedestal that okay, I have reached somewhere and now I'm satisfied. No, that's not the final goal of all the aspirants. I can't say that limited number of aspirants are there and who believe that just want to clear the prelims. Each and every one of us wants to clear the complete exam process and get the final job. तो उसी के लिए हम लोग ने ये वाला नया सीरीज स्टार्ट किया. इसमें हम लोग क्या करेंगे, यूपीएससी के एक्चुअल पुराने साल के प्रीवियस ईयर्स के पेपर देखेंगे कि किस तरीके से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है. एंड सेकेंडली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टॉपर्स की आंसर्स कॉपीज देखेंगे, टॉपर्स आंसर्स कॉपी देखेंगे, जहाँ पे आप लोग को एक आइडिया समझ में आ जाएगा कि जो क्वेश्चंस हम लोग को पढ़ने में इतने टफ लगते हैं वो एक्चुअली में इतने टफ होते नहीं है, रैदर देन उसको समझ के जो पूछा गया उसको आंसर करना है. तो वो समझ में कब आएगा, जब क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होगा, जब हमारे पास अच्छे वर्ड्स होंगे, लिमिटेड वर्ड्स होंगे, और हम लोग एग्जाम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से या क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको आंसर करेंगे, तब हमें मार्क्स मिलेंगे. क्योंकि 70-80 तो सभी को मिल जाएगा. अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करें तो आपका इतना लेवल ऑफ बेस तो बन गया कि यू गेट एटलीस्ट 70 to 80 आउट ऑफ 250. बट इन ऑर्डर टू गेट द रैंक और इन ऑर्डर टू बी इन द टॉप 100, the basic criteria that you have to remember is at least आपके 100-120 आने चाहिए, 110-120, so that you get in the merit list as well as you get your desired job that you are looking for. So without getting delayed, let's get started. The reason I'm starting this kind of video is that my aim or the aim of our institution is at least 20 to 30 students from our side should get the job in the 2023 exam. This is the aim we have come up with. हमारा ये सोच है कि हमारे यहाँ से एटलीस्ट 20 से 30 स्टूडेंट फाइनल जॉब में घुसे हैं. प्रीलिम्स क्रैक करना या मेंस क्वालिफाई करना इज़ नॉट आवर गोल. तो जब हमारे यहाँ से 30 के करीब बच्चे जब जॉब में घुसेंगे, देन वी विल थिंक दैट वी हैव अचीव्ड आवर टारगेट्स टू अ सर्टेन एक्सटेंट. सो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग 2018, 19, 20, 21 तक के पेपर देखेंगे. देन हम लोग 2010 से लेके 2020 तक के पेपर देखने की कोशिश करेंगे, 2021 तक के. तो आपको समझ में आ जाएगी यूपीएससी का मेंस में किस तरह का पैटर्न है. एंड इसमें हम लोग GS 1, 2, 3 एंड GS 4 को कवर करेंगे. एंड ऑप्शनल में हम लोग बेसिकली PSIR को कवर करेंगे. तो आप लोग को इससे दो चीज़ें हो जाएंगी, आपको किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको कैसे प्रिपेयर करना है, एंड आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए जब आप नोट्स बना रहे हो या जब आप अपने आंसर राइटिंग कर रहे हो, तो किस चीज़ को आपको आंसर करना है, क्वेश्चन क्या पूछा गया उसको समझने का मेन मकसद है इस टाइप की सीरीज चलाने का. तो शुरू करते हैं इसको. तो 2018 का हम लोग ने GS पेपर 1, अभी हम लोग GS पेपर 1 2018, 19 एंड 20 के देखने की कोशिश करेंगे. तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है 2018 में, सेफगार्डिंग द इंडियन हेरिटेज इज द नीड ऑफ द मूवमेंट, डिस्कस. तो सिंपल भाषा में अगर मैं आप बताने जाऊँ कि हमारे इंडियन आर्ट को, हमारी जो इंडियन आर्ट एंड हेरिटेज है, इसको सेव करने की ज़रूरत है. किससे सेफगार्ड करने की ज़रूरत है, किससे सेफगार्ड करने की ज़रूरत है, सेफगार्ड क्यों करना है. तो आपको ये समझना पड़ेगा आज के दिन में हम लोग हमारी सभ्यता, हमारी कलाओं से, हमारी आर्ट एंड कल्चर से दूर जाते जा रहे हैं. हम लोग ज़्यादा मॉडर्नाइज होते जा रहे हैं. हमारी सोच में हम लोग वी प्रेफर वॉचिंग अ सिनेमा ओवर गोइंग टू अ आर्टिस्ट गैलरी और अ म्यूजियम. वाई? बिकॉज द सेंस ऑफ एंटरटेनमेंट वी गेट फ्रॉम वॉचिंग अ सिनेमा इज़ क्वाइट हायर. एंड इससे क्या हो रहा है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो रेवेन्यू सिस्टम है इनको चलाए रखने का वो ख़राब हो जा रहा है. ऐसा नहीं कि पूरा ख़त्म हो गया, बट सेफगार्ड करके रखने की ज़रूरत है ताकि लॉन्ग रन में हमारे यहाँ पे इस चीज़ की कंटिन्यूटी बनी रहे, हमारी आगे वाली जनरेशन आके इसका फ़ायदा उठा पाए या इसको देख समझ पाए हमारी सभ्यता कहाँ से आ रही है. तो क्यों है ज़रूरी? तो बेसिकली ज़रूरी इसलिए ताकि हम अपने फ्यूचर को, हमारी आने वाली जनरेशन को इसको दे पाएँ. नीड ऑफ द आवर है. तो
ये क्वेश्चन समझिए, दे आर ओनली आस्किंग सेफगार्डिंग द इंडियन आर्ट हेरिटेज इज द नीड ऑफ द मोमेंट, कि आज के दिन में ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि हम लोग ज़्यादा मॉडर्नाइज होते जा रहे हैं, हम लोग का रुचि इन सब चीज़ों में खत्म होती जा रही है, हमारी आने वाली जनरेशन को हमको ये कंटिन्यू करके देना है, हमारी धरोहर जो है। तो ये सारी हमारी रीजन है कि हम लोग को इसको सेफगार्ड करना है। डिस्कस, अब यहाँ पे आप 4-5 पॉइंट्स इसके बारे में लिखेंगे, क्यों करना है, कैसे करना है, कैसे करेंगे, प्रोग्राम्स चला के, स्कीम्स चला के, अलग अलग इनिशिएटिव लेके, इंसेंटिवाइज करके, लाइकवाइज। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जस्ट अभी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, बट आवर फोकस विल ऑल्सो बी ऑन हाउ डू यू फ्रेम द आंसर. So now I'll just take you quickly through all the questions, and then in the coming lectures you will see how we pick a question, a theme of a question, and then answer it accordingly. So let's go on to the next question. The next question says that assess the importance of the accounts of Chinese and Arab travelers in reconstruction of history of India. तो अब ये यहाँ पे क्वेश्चन आ गया हमारे एंशियंट हिस्ट्री से या मेडिवल हिस्ट्री से, कि जो चाइनीज़ एंड अरब ट्रैवलर्स हमारे यहाँ पे आए थे, जैसे कि अल बरौनी, इब्न बटूटा, देन आपका जो चाइनीज़ ट्रैवलर थे, वो लोग जब इंडिया में आए थे तो कैसे उन लोग के अकाउंट्स के थ्रू हम लोग ने अपनी हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट किया, कैसे हम लोग ने अपनी हिस्ट्री को समझा। तो ऑब्वियसली जब वो आए थे, उन्होंने अकाउंट्स लिखे हमारे हिस्ट्री के बारे में, तो हम लोग को समझ में आया कि हमारी हिस्ट्री में ऐसे काम होता था, ऐसे ट्रेड होती थी, औरतों की ऐसे इज्जत की जाती थी, इस टाइप के फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे। तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही सरल तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको चीज़ें पिकअप करनी है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स, कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी, एंड उसको अपने आंसर्स में डालना है जब आप इस चीज़ को आंसर करोगे। वेरी सिंपल, वेरी ईजी। तो कैसे आप इंपॉर्टेंस, असेस द इंपॉर्टेंस की, क्यों इंपॉर्टेंट है कि हमारी अपनी हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करने में, क्योंकि हम लोग को उनकी अकाउंट से एक आइडिया मिलता है कि किस टाइप का हमारा ट्रेड था, किस टाइप का हमारा कल्चर था, फर्स्ट। सेकेंड, इस क्वेश्चन में आप ये भी कर सकते हो कि हम लोग इसको और स्ट्रेंथन करने के लिए क्या कर सकते हैं, इन द सेंस कि हम लोग जो हमारे ये ट्रैवलर्स के अकाउंट हैं उनको और अच्छे से समझने के लिए और क्या कर सकते हैं, या बेसिक इतना डिटेल में भी नहीं जाने से होगा, बट आप ऊपर ऊपर से इस चीज़ को कवर कर सकते हो, इसके इंपॉर्टेंस को। और बहुत ही सिंपल है, आपके 7-8 पॉइंट्स बनेंगे इसको कंक्लूड करके कि हाँ हमारे ये बहुत ज़रूरी है, हमको अपनी सभ्यता के बारे में पता चलता, उसी करके हम लोगों को ख़त्म कर देना ये क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, थ्रो अ लाइट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ थॉट्स ऑफ महात्मा गांधी इन द प्रेजेंट टाइम्स, कि आज के टाइम पे महात्मा गांधी के जो थॉट्स थे वो कैसे सिग्निफिकेंट है। तो किससे सिग्निफिकेंट है, महात्मा गांधी किसकी बात करते थे, महात्मा गांधी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की बात करते थे। डिसेंट्रलाइजेशन, महात्मा गांधी बोलते थे हमारे गांव में, हमारा जो देश हमारे गांव में बसता है। हम लोग के महात्मा गांधी बात करते थे अल्कोहल और सब्सटेंस को बैन करने की, मिल्क गिविंग एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने की बात करते थे, रिस्ट्रिक्ट फ्रॉम ईटिंग, आपको जानवरों को काट के मार के खाने के लिए मना करते थे गांधी जी। गांधी जी बोलते थे कि सत्याग्रह के रास्ते पे चलने की बात करते थे, सर्वोदय की बात करते थे। तो आज के दिन में भी उनके थॉट्स कैसे प्रेजेंट टाइम में सिग्निफिकेंस है, इसलिए सिग्निफिकेंस है जब वो बोलते हैं कि हमारे गांव में शहर अपना हमारा देश बसता है, तो वो डिसेंट्रलाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की बात करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होगा तो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होगा तो इंडिविजुअल लेवल पे लोग बाग अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे, इफेक्टिवली डिसीजन ले पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को यहाँ पे हाईलाइट करनी है। मैं आंसर्स इसके बताऊंगा आपको, शायद यहाँ पे कुछ कुछ लिखा भी हुआ है। इक्वालिटी की बात करते थे, नॉन वायलेंस की बात करते थे, वुमेन की एम्पावरमेंट की बात करते थे महात्मा गांधी। तो ये सारी आज के दिन में भी सिग्निफिकेंस है। एथिकल कंडक्ट की बात करते थे, बोलते थे हमारा कंडक्ट बहुत एथिकल एंड मॉरल होना चाहिए। आप बबूल का बीज पेड़ लगा के रोजेज नहीं निकाल सकते हो। एंड जस्टिफाइज द मीन्स वाली आइडियोलॉजी को मना करते थे। वो बोलते थे आप ये सोच के कि मैं कुछ भी करके अपने फाइनल गोल्स तक पहुंच जाऊं, अगर आपका प्रोसेस ही सही नहीं है तो आप नहीं अचीव कर सकते जो आप करना चाहते हो। तो प्रोसेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये सब चीज़ों की बात करते थे, एंड दैट इज वेरी सिग्निफिकेंट इन टूडेज सिनेरियो। अगेन हम लोग फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, वाई इज इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम नीडेड, हाउ डज इट हेल्प इन नेविगेशन। अब नाम से ही समझ में आ रहा होगा, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम नीडेड क्यों ज़रूरी है, बेटर कनेक्टिविटी के लिए। बेटर कनेक्टिविटी के लिए हम लोग एक जगह से दूसरी जगह हम लोग की कनेक्टिविटी बनी रहेगी, हम लोग को और बेटर तरीके से टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट से हम लोग को और बेटर तरीके से आइडिया हो जाएगा कि हमारे यहाँ पे बरसात कब आने वाली है, हमारे यहाँ पे बाढ़ कब आने वाली है, हमारे यहाँ पे अर्थक्वेक कब आने वाला है। तो ये साइंटिफिक चीज़ें क्यों ज़रूरी है। इंडियन ये IRNSS सैटेलाइट सिस्टम आपको कनेक्टिविटी पहुँचाता है। सैटेलाइट सिस्टम आपको डोर टू डोर सर्विसेज अलग अलग तरह की पहुँचा सकता है, इन द सेंस कि आपको जो हम लोग इंटरनेट की सर्विसेज की बात करें या और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं।
तो ये बहुत ही ब्रॉड तरीके से आपको दिखाया गया है कि IRNSS के बारे में बोला गया है, बट यू कैन यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ सैटेलाइट्स एंड technological innovations in the sphere of in the sphere of satellite development and all those things, and then you can answer this question. How does it help in navigation में कैसे काम करती है? तो सैटेलाइट से हम लोग को डायरेक्शंस प्रॉपर पता चल जाती हैं, हमारे मैप्स हमको करेक्ट तरीके से गाइड कर देते हैं. आपके पास गूगल होगा, गूगल मैप्स, तो उससे आपको पता चल जाता है कि आपको कहाँ जाना है, कितनी देर में जाना है, कितना टाइम लगेगा, एंड लाइकवाइज. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. व्हाई इज इंडिया टेकिंग कीन इंटरेस्ट इन रिसोर्सेज ऑफ आर्कटिक रीजन? इंडिया इंटरेस्ट क्यों ले रहा है आर्कटिक रीजन की रिसोर्सेज में? वेरी इजी क्वेश्चन. अब वहाँ पे गुड अमाउंट ऑफ मिनरल्स हैं, जैसे कि बॉक्साइट हो गया आपका, अलग अलग ये पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स हो गए, जिसको हम लोग बोलते हैं, जहाँ हम लोग जिससे हम लोग बेसिकली मोबाइल फ़ोन्स एंड चिप्स मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ करते हैं. आर्कटिक रीजन में पेट्रोल मिल सकता है आपको, अगर आप डीप इनसाइड डिग करेंगे तो पेट्रोलियम. तो ऑब्वियसली नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है, इसलिए हमारा इंटरेस्ट है वहाँ पे. सेकेंडली हमको क्या मिल सकता है? इंटरनेशनल, अगर हम वहाँ पे अपने आप को वहाँ पे इस्टेब्लिश कर लें एज अ स्ट्रॉन्ग पार्टी, तो हम लोग का जो कम्यूटिंग या कम्यूटेशन या हम लोग का ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज हम लोग उसको और इंप्रूव कर सकते हैं. वी कैन कनेक्ट टू मेजर पार्ट्स ऑफ द कंट्री दैट आर बेसिकली लाइंग इन द आर्कटिक रीजन. आर्कटिक रीजन इज ऑन द नॉर्थ पोल साइड. आई होप एवरीबडी नोज दिस. तो रशिया, ग्रीनलैंड, आपकी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, हम लोग को ईजी एक्सेस मिल सकता है वहाँ पे. फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट, गुड्स एंड सर्विसेज हो सकती है, उससे हमारा ट्रेड और बूस्ट होगा. तो यही सब चीज़ों की वजह से हम लोग को इसका वहाँ पे इंटरेस्ट है वहाँ पे. तो हम लोग इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे. आगे चलते हैं. डिफाइन मैंटल प्लूम एंड एक्सप्लेन इट्स रोल इन प्लेट टेक्टोनिक्स. अब ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन हो जाता है ज्योग्राफी की लाइन से. ये पूछा गया है कि मेंटल प्लूम क्या है, एक्सप्लेन उसका रोल प्लेट टेक्टोनिक्स में क्या है. तो अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो एवरीबडी नोज दैट दिस इज द अर्थ. अब यहाँ पे हम लोग इसको काटते हैं तो कोर हो गया ये सबसे, मेंटल हो गया ये वाला, क्रस्ट हो गया सबसे ऊपर वाला पार्ट. आई होप दिस यू नो दैट. तो अब यहाँ पे पूछा है मेंटल प्लूम का क्या इंपॉर्टेंस है, इसके रोल बताओ प्लेट टेक्टोनिक्स में. अब प्लेट शिफ्ट्स होती हैं, तो ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन है. आगे चलते, ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, बट जब हम इसका आंसर इंडिविजुअल लेवल पे देखें तब आपको और समझ में आ जाएगा कि इसको आंसर कैसे करना है, यहाँ पे कीवर्ड्स क्या क्या यूज़ करने हैं. तो हमेशा ये नहीं मिलेगा कि आपको वेरी रेगुलर काइंड ऑफ क्वेश्चन मिलता जाएगा. आपको सर्टेन टाइम्स आउट ऑफ द बॉक्स जाके भी थोड़ा सोचना पड़ेगा. अपनी जितनी भी नॉलेज आपने गेन करी है, स्पेसिफिकली एक एक चीज़ों को लेके भी आप लोग को बेसिक नॉलेज तो होनी पड़ेगी, सो दैट यू कैन आंसर योर क्वेश्चंस. उसके बाद पूछा गया व्हाट आर द क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ डेड जोन्स इन मरीन इकोसिस्टम. अब डेड जोन्स क्या होते हैं? डेड जोन्स वो होते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल एकदम खत्म हो जाता है. ऑक्सीजन लेवल एकदम खत्म हो जाता है, और वहाँ पे क्योंकि ऑक्सीजन लेवल खत्म हो जाता है, वहाँ पे यूट्रोफिकेशन की वजह से ऑक्सीजन कम हो जाती है और डेड जोन बन जाते हैं. तो यहाँ कुछ क्वेश्चन क्या पूछा गया, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है. तो पहला कॉन्सिक्वेंस तो क्या होगा, हार्म करेगा वाइल्ड लाइफ को, वहाँ पे जो एक्वेटिक लाइफ जो रह रही है. दूसरा क्या होगा कि वहाँ पे नेविगेशन प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि वहाँ पे वो जो काई टाइप का एक जम जाता है. ओवरऑल हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस को इम्पैक्ट करेगा, है कि नहीं. हमारे यहाँ पे फिर कार्बन डाइऑक्साइड सिक्वेस्ट्रेशन जो होता है ओशंस के द्वारा वो कम हो जाएगा. आई थिंक यू ऑल नो दिस कि कार्बन डाइऑक्साइड को सिक्वेस्टर स्टोर करके रखता है वाटर, वो कम हो जाएगा. तो ये सब चीज़ों की वजह से आपका, ये सब चीज़ें कॉन्सिक्वेंसेज हैं ऑफ डेड जोन्स ऑन मरीन इकोसिस्टम. एंड सेकेंडली आप क्या कर सकते हो, लास्ट में इसको कंक्लूड करने के लिए लिख सकते हो कि हम लोग क्या क्या स्टेप ले सकते हैं. तो हम लोग स्टेप क्या क्या ले सकते हैं, हम लोग लिमिटेड अमाउंट ऑफ वेस्ट डिस्पोजल जो करते हैं हम लोग को और कम करना पड़ेगा मरीन इकोसिस्टम में, ओशंस में नहीं डिस्पोज करना पड़ेगा अपना वेस्ट. हम लोग को ये जो डेड जोन जो क्रिएट हो जाते हैं उसको इंटरवीन करके उनको और इम्प्रूव करना पड़ेगा, ताकि ये डेड जोन्स खत्म हो जाए एंड वहाँ पे ऑक्सीजन दोबारा रिप्लेनिश हो जाए एंड एक्वेटिक मरीन इकोसिस्टम दोबारा रिवाइव हो जाए. तो ये सारी चीज़ें हैं बेसिकली. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, क्वेश्चन 8 पे. पूछा गया कास्ट सिस्टम इज अज्यूमिंग न्यू आइडेंटिटीज एंड एसोसिएशनल फॉर्म्स, हेंस कास्ट सिस्टम कैन नॉट बी इरेडिकेटेड इन इंडिया. वेरी इजी, वेरी रेगुलर क्वेश्चन. अब पूछा गया है कि कास्ट सिस्टम अब नई आइडेंटिटीज ले रहा है. पहले कास्ट सिस्टम किससे रिलेटेड था? पहले हमारी कास्ट में 4 वर्ण होते थे, ब्राह्मण, अभी भी हैं वो चीज़, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्रज. अब के आज के दिन में कास्ट एक नई आइडेंटिटी ले रहा है, इन द सेंस कि ठाकुर्स, इंडिविजुअल कास्ट निकल के आ रही हैं. ठाकुर्स हो गए, शर्माज हो गए, ब्राह्मण्स हो गए, लाइक सॉरी नॉट ब्राह्मण्स, शर्माज हो गए, गलगोटियाज हो गए. अब ये लोग इनसे अपनी कास्ट की आइडेंटिटी से अपने ऑक्यूपेशनल एसोसिएशन को जोड़ रहे हैं. पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज इन्फ्लुएंस हो रही है, तो नई आइडेंटिटीज तो लेती जा रही है कास्ट. और इसी की वजह से हम लोग कास्ट, आपने देखा होगा कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स भी होती है बहुत बार इंडिया में. तो इसलिए इस इंडिया को इस कास्ट से इरेडिकेट करना मुश्किल है.
तो ये बहुत सिंपल, थोड़ा सा ट्रिकी था, बट अगर आपके पास अच्छे अच्छे पॉइंट्स है यू कैन डेफिनेटली आंसर दिस। 9 क्वेश्चन क्या बोलता है, डिस्पाइट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस प्रोग्राम्स फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पॉवर्टी स्टिल एग्जिस्टिंग। कहने का ये मतलब है कि इवन दो गवर्नमेंट ने बहुत बार इंटरवीन किया है, कुछ कुछ प्रोग्राम्स और स्कीम्स लॉन्च करी हैं, फिर भी इंडिया में पॉवर्टी आज के दिन में स्टिल एग्जिस्ट करती हैं। एक्सप्लेन बाय गिविंग रीजंस, तो कैसे? तो हम लोग ने देखा कि सोशल हायरार्कीज बहुत ज़्यादा है, इनइक्वालिटीज़ लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा है कि नहीं? दूसरी बात हम लोग के यहाँ पे देखा कि सोर्स ऑफ इनकम में बहुत वेरिएशन है। एग्रीकल्चर करने वाला या एक नॉर्मल 9 to 5 करने वाले जॉब की जो इनकम होती है कंपेयर टू एन एंटरप्रेन्योर और अ स्पोर्ट्समैन, उसकी बहुत कम होती है। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स चलाई हुई है, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना या प्रधानमंत्री मनरेगा योजना जिसमें 100 डेज ऑफ पेड एम्प्लॉयमेंट गारंटी करी गई है। बट स्टिल एट सर्टेन एक्सटेंट हम लोग कहीं ना कहीं इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। तो इसी के कारण तो अभी आपको ये यहाँ पे क्वेश्चन में आपको ये समझाने की जरूरत नहीं कि पॉवर्टी क्या है, टाइप्स ऑफ पॉवर्टी क्या है। आपको ये बताना है कि डिस्पाइट इम्प्लीमेंटेशन, सरकार की इम्प्लीमेंटेशन के बावजूद भी पॉवर्टी इरेडिकेट नहीं हो पा रही है इंडिया से, या अभी भी पॉवर्टी कंटिन्यू। तो आपको कुछ कुछ रीजन देने हैं कि अच्छा ये कारण की वजह से पॉवर्टी नहीं इरेडिकेट, जैसे कि सरकार की कोई स्कीम्स अगर सरकार लॉन्च करती तो ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुंच पाती, और जो एक्चुअल बेनिफिशियरी हैं उसके वो उनका फ़ायदा नहीं उठा पाते, पहली चीज़। दूसरी चीज़ करप्शन की वजह से ये चीज़ हो रही है। तीसरा चीज़ आप बता सकते हो कि बहुत ही बड़ी जोग्राफिकली बड़ी कंट्री होने की वजह से हमारे यहाँ पे सबके मतलब लास्ट पर्सन स्टैंडिंग को हम लोग नहीं टारगेट कर पा रहे हैं। तो ये 2-3 चीज़ें आप अगर बताओगे तो डेफिनेटली यू कैन से कि पॉवर्टी नहीं अभी भी कंटिन्यू करिए। अब इसके सॉल्यूशन बता दो कि अंत्योदय स्कीम लॉन्च करी है, और भी 2-3 स्कीम लॉन्च करी हैं, इन यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी करके हम लोग आधार कार्ड के थ्रू लोगों को, बेनिफिशियरीज को एडवांटेज पहुंचा सकते हैं। लाइकवाइज हम लोग व्हाट डू यू से, हम लोग बेसिकली क्या कर सकते हैं कि 1-on-1 आपका एक ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म बना सकते हैं, जहाँ पे लोग अपनी आगे कंप्लेन लिखा पाएँ। तो ये सब चीज़ें करने से सॉल्व हो जाएंगी। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे आते, तो ये इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स में। आपको मेंस में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, थोड़ी सी चीज़ों को, स्कोप को अपने ब्रॉड रखना है। हम लोग ये करने के बाद हम लोग टॉपर्स के आंसर्स भी देखेंगे किस तरीके से वो इस चीज़ को लिखते हैं। आगे देखते हैं, how the Indian concept of secularism is different from the Western model of secularism. Very, very easy again. So Indian concept of secularism, you can say it's positive in nature. Why positive? As you all know, हमारे यहाँ के secularism में the courts has the right to intervene in the religion, even though it does not recognize any religion as the state religion. But Western model of secularism में क्या है? Religion and the state is a two different subject. The federal court or the central court does not have the right to intervene इन द रिलीजन। बट यहाँ पे इंडिया में क्या, इंडिया में सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करता है। अगर आपको 2-3 एग्जाम्पल देने तो सबरीमाला का एग्जाम्पल दे दीजिए, आपको एग्जाम्पल देना है तो आपको ट्रिपल तलाक का एग्जाम्पल दे दीजिए कि हमारे यहाँ पे जो सेकुलरिज्म है वो पॉजिटिव इन नेचर है। तो ये हो गया आपका बहुत ही ईजी क्वेश्चन। इसको फ्रेम करना डिफिकल्ट हो सकता है, बट कॉन्सेप्ट समझ में क्या कहने का मतलब है मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द भक्ति मूवमेंट received a remarkable reorientation with the advent of श्री चैतन्य महाप्रभु। डिस्कस। तो भक्ति मूवमेंट रिमार्केबल रीओरिएंटेशन हुआ था या रिवाइव हुआ था किसकी वजह से? श्री चैतन्य महाप्रभु की वजह से। तो इसको डिस्कस करने के लिए बोल रहे हैं। अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन कि उन्होंने क्या लेकर आए थे। उन्होंने डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट दिया था, उन्होंने वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट लेकर आए थे, उन्होंने भक्ति मूवमेंट में बताया था कि कैसे हम लोग समाज को एकजुट करके रख सकते हैं। इसके लिए थोड़ी सी आपको चैतन्य महाप्रभु और भक्ति मूवमेंट के बारे में इन डेप्थ नॉलेज होनी पड़ेगी, सो दैट यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन प्रॉपरली। बाकी अगर आप बाकी क्वेश्चन देखें तो आपको सरफेस नॉलेज होने से भी आप कर सकते हो, बट कुछ कुछ क्वेश्चन हो गए, जैसे कि आपका ये एक तो भक्ति मूवमेंट वाला क्वेश्चन हो गया, ये आपका जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया था IRNSS के बारे में थोड़ा सा चीज़ जानकारी होनी पड़ेगी, या ये मेंटल प्लूम्स एंड प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में थोड़ी जानकारी होनी पड़ेगी। तो इस टाइप से अगर आप क्वेश्चन में कुछ कुछ क्वेश्चन आप देख रहे हो जनरलाइज नहीं है, बाकी क्वेश्चन आप देखोगे सारे जनरलाइज हैं, बस ये 2-3 क्वेश्चन एक स्पेसिफिक चीज़ को टारगेट करके पूछे, तो उनके बारे में जनरल नॉलेज होना आपको जरूरी है इन क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, डिस्कस वेदर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स इन द रीसेंट टाइम्स इज बेनिफिशियल और नॉट फॉर द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। वेरी इजी क्वेश्चन अगेन, पूछ रहा है कि क्या नए स्टेट्स बनाना इंडिया की इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल है कि नहीं। अब इसके आप दोनों एडवांटेजेस भी बता दीजिए, डिसएडवांटेजेस भी बता दीजिए। एडवांटेज क्या है कि इजीली एडमिनिस्ट्रेशन हो सकती है, अगर आप नए स्टेट्स बनाओगे तो जो पर्टिकुलर एरिया की डिमांड है वो आप
अच्छे से एक्नॉलेज या मतलब सुन सकते हो। आप नए स्टेट्स बनाओगे तो एडमिनिस्ट्रेशन में आसानी हो सकती है, सिक्योरिटी स्टेबिलिटी अच्छे से मेंटेन कर सकते हो। मगर प्रॉब्लम क्या है? डिवीजन ऑफ रिसोर्सेज होता है। प्रॉब्लम क्या है? सेंस ऑफ यूनिटी को इम्पैक्ट कर सकती है कहीं ना कहीं, लैंग्वेज के बेसिस पे डिवीजन आ सकते हैं, एंड लाइकवाइज। Why indentured labor was taken by the British from India to the colonies? Have they been able to preserve their culture identity over there? अब यहाँ पे पूछा गया है कि इंडेंचर्ड लेबर्स को क्यों लेके जाता था ब्रिटिशर्स के द्वारा फ्रॉम इंडिया टू अपनी दूसरी कॉलोनीज में काम कराने के लिए। तो वो बेसिकली वहाँ पे लेबर की कॉस्ट कम थी वहाँ पे, मतलब ऑब्वियसली उनको फ्री में लेबर मिल रहा था, उनको कम पैसे देने पड़ रहे थे। दूसरा क्या था कि वहाँ पे एक सेंस ऑफ यूनिटी को तोड़ के रखने के लिए, अब दूसरी कल्चर का आदमी आके आपके यहाँ काम करेगा तो जो लोकल्स हैं वो उससे इतना जल्दी घुलेंगे मिलेंगे नहीं, तो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट इस पर ये भी पड़ता है। तो ये 2-3 वजह से वो लोग ब्रिटिशर्स इंडिया के बाहर ले जाके इंडियंस को वहाँ काम कराते हैं। सेम वेज अलग अलग कॉलोनीज जो थी ब्रिटिशर्स की, वहाँ से लोग बाग को उठा के इंडिया में काम कराते थे और अलग अलग मिक्सअप करके काम कराते थे, ताकि एक सेंस ऑफ यूनिटी ना फॉर्म हो जाए एंड वो लोग रिबेल करना ना शुरू कर दें। Have they been able to preserve their cultural identity over the years? अब ये थोड़ा सा ट्रिकी इन द सेंस हो जाता है कि यहाँ पूछा गया क्या उन्होंने अपनी आइडियोलॉजीज को या अपनी कल्चर आइडेंटिटीज को वो लोग प्रिजर्व कर पाए हैं। तो महात्मा गांधी के बाद हम लोगों ने ज़्यादातर देखा है कि हाँ, टू अ सर्टेन एक्सटेंट उन लोगों को ये करने के लिए प्रेरित किया था या मतलब प्रोत्साहित किया था महात्मा गांधी जी ने। तो आप बिल्कुल इसका जवाब दे सकते हो। थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट स्टिल आगे चलते हैं। द आइडियल सॉल्यूशन ऑफ डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया इज वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। हाउ कैन इट बी मेड इफेक्टिव इन अर्बन एरियाज? तो आइडियल सॉल्यूशन जो ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज की डिप्लीट होने का है, क्या है कि हम लोग वाटर हार्वेस्ट करें। वाटर हार्वेस्ट मतलब जो रेन वाटर आता है उसको हम लोग स्टोर करने की कोशिश करें। हाउ कैन इट बी मेड इफेक्टिव इन अर्बन एरियाज? अब इतना सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों को भी पता है कि हमारा ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो जा रहा है क्योंकि हम लोग ज़्यादातर पानी यूज़ करे जा रहे हैं। अब जितना ज़्यादा यूज़ करोगे तो खत्म हो जाएगा। तो जो रेन वाटर के थ्रू पानी आता है अगर हम उसको स्टोर कर लेते हैं, सो व्हाट विल बी द एडवांटेज? नाउ अगेन द वाटर टेबल ऑफ द अंडरग्राउंड वाटर विल स्टार्ट राइजिंग अगेन। सो this is actually a very good solution. How can it be made effective in urban areas? It can be made effective technological innovations करके, लोगों को incentivize करके कि अगर आप करोगे तो हम certain kind of tax rebate देंगे and all those things। प्रोसेस को और इजी बना के, जो सेटअप मैकेनिज्म है उसको और इजी बना के, लोगों को एजुकेट करके थ्रू कैंपेन्स, थ्रू प्रोग्राम्स, यही सब चीज़ें करके हो सकता है आपका काम। स्टिल 250 वर्ड्स लिखना है, तो ये मैं आपको बहुत सरफेस लेवल से बता रहा हूँ, बट वील गो इनटू द डिटेल्स वन बाय वन, सो डोंट वरी अबाउट दैट। नेक्स्ट इज डिफाइन ब्लू रेवोल्यूशन, एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज फॉर पिसिकल्चर डेवलपमेंट इन इंडिया। तो ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू वाटर, आपको बीचेस को क्लीन रखना, आपको पानी साफ पहुँचाना, वो सब चीज़ों से रिलेटेड है। प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रैटेजीज पिसिकल्चर से क्या है वो आप बता सकते हो कि हाँ हमारे यहाँ पे पेस्टिसाइड्स, इन्फेक्टिसाइड्स यूज़ होते जा रहे हैं, जो पेस्ट्स हैं वो रेजिस्टेंट बन जाते हैं इन पेस्टिसाइड्स के, तो वो फिर लॉन्ग रन में प्रॉब्लम आती है। स्ट्रैटेजीज क्या है? गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए, सॉल्व करनी चाहिए प्रॉब्लम्स। 16 क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इन इंडिया? आइडेंटिफाइंग इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, एक्सप्लेन देयर मेन कैरेक्टरिस्टिक। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स क्या है? तो ऐसे कॉरिडोर जहाँ पे प्रॉपरली इंडस्ट्री सेटअप है बड़ी बड़ी, और वहाँ से क्या है, अगर एक ही जगह पे सारी इंडस्ट्रीज सेटअप होंगी मतलब आसपास में ही, सो यू कैन मेक अ स्मॉल टाउन अराउंड देम एंड प्रोडक्शन कुड बी मेड ईजियर। आप एक ही जगह पे कॉटन की इंडस्ट्री, एक ही जगह पे टेक्सटाइल की इंडस्ट्रीज लगाओगे तो आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच जाएगा। आप एक ही जगह पे पेट्रोलियम और एक ही जगह पे कोल की इंडस्ट्री लगाओगे तो क्या होगा, आपके जो रॉ मटेरियल जो यूज़ होते हैं पेट्रोलियम में और कोल मैन्युफैक्चरिंग में, उसका कॉस्ट कम हो जाएगा। तो इसीलिए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स जरूरी है। आप वहाँ पे इकोनॉमी, आप वहाँ को उस एरिया को टैक्स फ्री इन अ सर्टेन टैक्स रिबेट दे के कर सकते हो, ताकि और इंडस्ट्रीज उस एरिया में आके सेटअप हो, एंड जो फाइनल प्रोडक्ट जो वहाँ से निकल के आ रहा है उनको हम लोग इजीली थ्रू आउट द कंट्री ट्रांसपोर्ट कर सकें। तो अब एक इंडस्ट्री असम में है, एक इंडस्ट्री गुजरात में है, तो कितना, अब दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है, तो कितना टाइम लगेगा एक दूसरे को ट्रैवल करके एंड एक कॉमन जगह पे रिसोर्सेज अपनी पूल करके देन वहाँ से फाइनल प्रोडक्ट बना के देन उसको डिस्ट्रीब्यूट करके। तो ऑब्वियसली सिग्निफिकेंस तो है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का। आइडेंटिफाइंग इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, एक्सप्लेन देयर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि प्रॉपरली सेटअप होना चाहिए, एनवायरमेंटल लॉज को अबाइड करना चाहिए, प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोटेक्शन एंड एनवायरमेंटल हैजार्ड्स को ध्यान में रखते हुए ऐसे सेफ्टी नॉर्म्स उनको बनाने चाहिए। ट्रेड एंड कॉमर्स को बूस्ट करने की आइडल स्कीम्स उनको इनिशिएट करनी चाहिए।
17 क्वेश्चन में आते हैं, मेंशन कोर स्ट्रेटजीज फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया एंड एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कन्वर्जेंस, कोलैबोरेशन एंड कंपटीशन फॉर इट्स सक्सेस। तो कोर स्ट्रेटजीज क्या है? हम लोग एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जिसमें 115 डिस्ट्रिक्ट चूज करी गई थी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोग्राम, ये सब जो प्रोग्राम है क्या है? पर्टिकुलरली एक डिस्ट्रिक्ट को उठाएंगे, वहां से कोई एक प्रोडक्ट बन के आता है तो उसी को ही हम लोग प्रमोट कर करके उस डिस्ट्रिक्ट को और ग्रो करने की कोशिश करेंगे। तो कोर स्ट्रैटेजीज क्या ट्रांसफॉर्मेशन करने की, कि ह्यूमन रिसोर्स पे इन्वेस्टमेंट करना है, टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट करना है, आपको राइट अमाउंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करना है। ये सारी कोर स्ट्रैटेजीज हैं ट्रांसफॉर्म करने के लिए एस्पिरेशंस को, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को, ट्रांसपोर्टेशन को इंप्रूव करना है, ये सब चीज़ें हैं। एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कन्वर्जेंस, कोलैबोरेशन एंड कंपटीशन फॉर इट्स सक्सेस। अब आपस में जब कंपीट करेंगे, कन्वर्ज करेंगे, कोलैबोरेट करेंगे तो जो फाइनल प्रोडक्ट निकल के आएगा कंज्यूमर के लिए वो ऑलरेडी बेटर होगा। आज के दिन में हम लोग इंटरनेशनल मार्केट में हमारे प्रोडक्ट्स क्यों नहीं कंपीट कर पा रहे? इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि जो बाकी कंट्रीज के प्रोडक्ट हैं वो बेटर हैं इन कंपेरिजन टू इंडिया। 18th में आते हैं, वुमेन मूवमेंट इन इंडिया हैज नॉट एड्रेस्ड द इश्यूज ऑफ वुमेन ऑफ लोअर सोशल स्ट्राटा। सब्सटैंशिएट योर व्यू। ऑब्वियसली अब आज के दिन में हम लोग जो वुमेन के इश्यूज को देखते हैं, क्या है मेजर वुमेन इश्यूज? वुमेन्स औरतों के अगेंस्ट जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वर्क प्लेस में, जो डोमेस्टिक वायलेंस झेलना पड़ता है, जो उनको डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ पेमेंट, इन टर्म्स ऑफ सैलरीज एंड ऑल। तो ये सारी चीज़ें हैं, बट ये सारी एक अर्बन प्रॉब्लम्स हैं। उनके पास टॉयलेट की फैसिलिटीज़ नहीं होने से अर्बन एरियाज़ में उनको प्रॉब्लम होती है। तो ये सारी चीज़ें, जब ये सारी प्रॉब्लम जो है ये सारी अर्बन एरिया से रिलेटेड प्रॉब्लम है। सेम चीज़ आपको लोअर स्टाटा की प्रॉब्लम, रोल स्टाटा ऑफ वुमेन की जो प्रॉब्लम, वो क्या प्रॉब्लम होंगी? उनके पास प्रॉपर एरियाज़ नहीं है या प्रॉपर हेल्पलाइंस नहीं है जहाँ पे वो डोमेस्टिक वायलेंस को एड्रेस कर सके। एक पढ़ी लिखी वुमेन तो कर भी लेगी फिर भी, मगर जो गरीब खानदान से आती है या लोअर स्टाटा ऑफ सोसाइटी से आती है, उसको एक हेल्पलाइन को रीच करने के लिए कितना झमेला उठाना पड़ेगा। अपना व्यू बताने के लिए बोला इस पर। 19 क्वेश्चन देखते हैं, ग्लोबलाइजेशन इज जनरली सेड टू प्रमोट कल्चरल होमोजेनाइजेशन बट ड्यू टू दिस कल्चरल स्पेसिफिसिटीज अपीयर टू बी स्ट्रेंथन इन इंडियन सोसाइटी। ग्लोबलाइजेशन से क्या हो रहा है? इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर हो रहे हैं। आप यहाँ से यूएसए जाते हो, आप यूएसए का खाना पीना, कपड़े पहनना, रहन सहन देखते हो, आप फिर उसको यहाँ लेकर आते हो, अपने यहाँ पे अडॉप्ट करने की कोशिश करते हो। सिमिलरली यूएसए से कोई आता है, वो ये चीज़ देखता है, तो इससे क्या हो रहा है? कल्चरल होमोजेनाइजेशन हो रहा है। बट इससे और एक क्या प्रॉब्लम हो रही है? कल्चरल स्पेसिफिसिटीज अपीयर टू बी स्ट्रेंथन्ड। जो कल्चर की एक पर्टिकुलर स्पेसिफिसिटीज़ है, इन द सेंस कि मेरा एक कपड़ा पहनने का तरीका या मेरा एक खाना खाने का टाइप ऑफ फूड खाने का तरीका, वो और भी स्ट्रेंथन हो रही है, डेफिनेटली हो रही है। तो इसको इल्यूसिडेट करना है, कैसे हो रही है कि हम लोग मिक्सअप हो रहे हैं, हम लोग अपने पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं या ज़्यादा मान्यता दे रहे हैं, इसलिए हम लोग उसको ज़्यादा तरीके से फॉलो कर रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 20th बोलता है, कम्युनलिज्म अराइजेज ईदर ड्यू टू पावर स्ट्रगल और रिलेटिव डिप्राइवेशन। कम्युनलिज्म क्यों होता है? जातिवाद, क्योंकि पावर स्ट्रगल की वजह से यार रिलेटिव डिप्राइवेशन, कि या तो मेरे को किसी पावर पोजीशन में पहुंचना ताकि मैं अपनी कम्युनिटी के लिए भला कर सकूं, या मेरी कम्युनिटी को किसी तरह डिप्राइव किया गया या बॉयकॉट किया गया या इग्नोर किया गया डेवलपमेंट के स्पीयर में। तो इसी की वजह से कम्युनलिज्म हो रहा है। एक कम्युनिटी क्यों राइज करती है, क्यों हम लोग देखते हैं फैक्शंस बढ़ जाते हैं और लोग बाग प्रोटेस्ट करना स्टार्ट करते हैं? इसलिए स्टार्ट कर देते हैं कि उनको समझ में आता है उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है एक सर्टेन तरीके का। आर्ग्यू बाय गिविंग सूटेबल इलस्ट्रेशन। तो आप श्रीलंका का एग्जाम्पल दे सकते हैं, आप एग्जाम्पल दे सकते हैं इंडिया में, जैसे पर्टिकुलरली छोटे मतलब मार्जिनलाइज सेक्शंस ऑफ सोसाइटीज़ को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, जिसकी वजह से वो कम्युनिटी बना के दे ट्राई टू गेन पावर थ्रू कमिंग इनटू द पॉलिटिकल स्फीयर, और अपनी फिर कम्युनिटी के लिए ही डेवलपमेंट के बारे में ही सोचते हैं वो लोग, ओवरऑल सोसाइटी के डेवलपमेंट के बारे में। तो ये सब चीज़ें हैं जो ओवरऑल सोसाइटी को इम्पैक्ट करती हैं, बट एट द सेम टाइम अगर हम लोग ये सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो लॉन्ग रन में ऐसा नहीं होगा। तो इसको सोल्यूशन बताने की बात करी गई है कि एड्रेस करो उनके पर्टिकुलर इश्यूज़ को, उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन दो डिसीजन मेकिंग में, उनको इक्वल अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट एंड स्कीम्स का पार्ट बनाओ, ऑल दीज थिंग्स। तो इसी के साथ ही 2018 का क्वेश्चन हम लोग खत्म करते हैं। 2019 का भी देखेंगे, अभी 2020 का भी देखेंगे। मैं इस वीडियो को शॉर्ट इसलिए रखना चाहता हूँ तो यू गेट अ बेटर आइडिया। देन आज ही हम लोग एक टॉपर के आंसर्स की को भी डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।